Hello dear students, how are you? I think you are fine. Now we want to discuss new topic, integration. That is the most important topic. You also use this method in physics. In physics we use this sign. Here we use this sign. Welcome again to AVM online classes. Let me start this topic, integration. बेटा इंटीग्रेशन से पहले मैं बताता हूं भाई ये क्या है। दो टाइप की कर्व होती है बेटा, एक होती है बाउंडेड। बाउंडेड मतलब यानी कि जिसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी हो, और एक होती है अनबाउंडेड यानी कि जैसे ये प्लेन खत्म हो गया लेकिन कर्व खत्म नहीं हुई। तो सबसे पहले न्यूटन ने किया था, फिर उसके बाद लेibniz ने थोड़ा और ड्राइव किया, उसके बाद सही डेफिनेशन रीमान ने दी थी। इसको आप आगे बीएससी के अंदर पढ़ेंगे, रीमान इंटीग्रल भी बोलते हैं। क्या कहा इन्होंने कि इस कर्व के अंडर एरिया निकालना हमने। इस कर्व के अंडर क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो पहले मैथमेटिक्स क्या करता था, इसको रेक्टेंगल बना देता था। जितने स्मॉल पोर्शन होता था उतना, जितना स्मॉल ये रेक्टेंगल बनाता था ऐसे ऐसे, ये रेक्टेंगल। और उसका सम करता था। ये रेक्टेंगल बना दिए और इनका एरिया का सम कर दिया तो वो हो जाएगा। लेकिन रीमान ने, लेibniz ने कहा कि आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो तो भी एरिया आ जाएगा। ए लोअर लिमिट ले ली, बी अपर लिमिट ले ली, और एफ एक्स डी एक्स। डी एक्स क्यों लिया? क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अंडर एक्सिस ऐसे। यदि आप इसको वाई एक्सिस का लॉन्ग करते तो डी वाई लिखते हम। तो हमारे पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एक्सिस का लॉन्ग लिया एरिया तो हमने डी एक्स लिख दिया, फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये जो आएगा वो आ जाएगा इसका एरिया। इसका मान लिया आंसर जो आ गया, ये आ गया एफ एक्स, ये आ गया। ये तो थी बाउंडेड। लेकिन अनबाउंडेड में करने लग गए ऐसे, तो ये क्या पूरा एरिया आ गया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये प्लेन ही खत्म हो गया, कर्व थोड़ी खत्म हो गई। तो जैसे ये एफ एक्स डी एक्स है, तो इसका हम क्या करेंगे, जो भी आ गया आंसर, ये एफ एक्स लिख दिया हमने, प्लस जो बाकी एरिया रह गया जो हमारे प्लेन के अंदर नहीं है, हम कहते हैं एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, फिक्स वैल्यू, उसको हम सी लिख दिया। सी क्या हो गया? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कांस्टेंट हमें पता है दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट, और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो होता है, इसको आप हिंदी में बोलते हैं मध्यस्थ, मीडियम, बीच का। यानी ना तो ये वेरिएबल है और ना ये कांस्टेंट है। वेरिएबल में वैल्यू चेंज होती रहती है, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन इसमें कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर पता नहीं है। यानी कि लेकिन आप जैसे सी की वैल्यू 5 ले ली तो वो 5 फिक्स हो गई,
जैसे x की वैल्यू हमने 5, x की वैल्यू जैसे हमारे पास बेटा ये है x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई और 1 भी आ सकती है भाई, 2 भी होती है 1 भी होती है। लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू अपने एक बार 2 ले ली तो एक बार 2 ही मानी जाएगी। उसकी वेरिएबल यानी कि वेरिएबल में तो एक से ज़्यादा वैल्यू होती है, वो आर्बिट्री कांस्टेंट में एक ही वैल्यू रहती है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट यानी मीडियम, मध्यस्थ, बीच का, ना ही ज़्यादा कांस्टेंट ना ही ये वेरिएबल, तो इसको हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन में हमारे पास इसका एरिया निकाला बेटा, तो इसका ये जितना प्लेन निकल सकता उतना तो हो गया fx, लेकिन जो अननोन एरिया रह गया उसको हम लिख देंगे प्लस सी। क्या लिख देंगे यहाँ पर प्लस सी, क्योंकि हमारी यहाँ पर बोर्ड खत्म हो गया, बोर्ड के पीछे जो एरिया रह गया, बाद का एरिया रह गया, उसको हम लिख दिया प्लस सी, कोई फिक्स्ड वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें हमारे पास ये पता लग गया, इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब यहां पर हमें c की वैल्यू पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर c की वैल्यू पता नहीं है भाई क्या आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, तो दैट इज द इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो पहले हम इसका देखो हमने कहा था कि भी एज ए एरिया ऑफ सम है ना ये, तो इसलिए इसका एक नाम रख दिया हमने एज ए लिमिट ऑफ सम। ठीक है, फिर अब हमारे पास बेटा इंटीग्रेशन करना, हमने कोई एरिया निकालना, जैसे ये कर दिया हमने, लेकिन अब हम मोटे मोटे तौर पे इसका हम नाम प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, हम प्रिमिटिव भी लो, इसका हम इंटीग्रल भी बोलते हैं, इसका नाम एंटी डेरिवेटिव भी होता है, डेरिवेटिव का उल्टा, क्योंकि ये उल्टी खोपड़ी का है। उल्टी खोपड़ी का मतलब कैसे भाई, जैसे आप भैया अपन नहीं कहते भाई ये तो उल्टी खोपड़ी का उल्टी काम कर रहा है, तो वैसे ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा है। उल्टा, तो ये बात आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इट इज ए एंटी डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव का उल्टा है ये, डेरिवेटिव का उल्टा है। इसी बात को कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम कुछ फार्मूले ड्राइव करने जा रहे हैं, वो हम देखेंगे। पहले तो एक बार फिर से कन्फ्यूजन होना चाहिए कि हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है जिसमें लिमिट ना दे रखी हो। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पर इनको हम इंटीग्रल भी बोलते हैं, परमिटिव भी बोलते हैं, लिमिट ऑफ सम भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। तो आप कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने जा रहे हैं बेटा, और वही हमारे पास कहेंगे इट इज ए एंटी डेरिवेटिव, कि ये एंटी डेरिवेटिव है। इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ने जा रहे हैं। देखो सबसे पहला फर्स्ट x की पावर n dx, इंटीग्रेशन का साइन ये लगाएंगे हम, फिजिक्स में ऐसे लगाते हैं क्योंकि वो समय होता है जे लूप्स का सम करते हैं आप, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे यूज करेंगे x की पावर n dx। dx है यानी कि इसका मतलब ये होगा कि हम x के रिस्पेक्ट वेरिएबल कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो बेटा यहाँ पर x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है एंटी डेरिवेटिव, उल्टी खोपड़ी का। क्यों भाई, जैसे आप किसी का डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n का करें, तो क्या करते थे पहले भाई, यहां पर देखो क्या चीज है, बेस और उसकी पावर। पहला स्टेप क्या करते थे, पावर आगे लेकर आते थे, पावर आगे लेकर आते थे। सेकंड स्टेप क्या करते थे, बेस की पावर एक कम करते थे, एक पावर कम होती थी ना भाई, बेस की पावर एक कम, -1 ऐसे करते थे हम। यानी पहले पावर को छेड़ते थे, फिर बेस में करते थे, बेस में भी पावर एक कम करते थे।
यहाँ पर पहले हम भाई दो चीज़ें बेस और पावर, हमने पहले बेस को छेड़ा था इसमें डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे उल्टा पावर को छेड़ेंगे। दो ही तो चीज़ें यहाँ पर बेस और पावर, तो पहले हम क्या छेड़ेंगे पावर को छेड़ेंगे। उल्टी खोपड़ी का है भाई ये, यानी कि जो उल्टा करना काम, तो पावर को छेड़ेंगे। तो पावर को छेड़ेंगे भाई एक्सी, इसमें देखो क्या करते थे पावर आगे एक पावर कम, ऐसे करते थे ना भाई। अब यहां पर हम पावर को छेड़ेंगे, तो पावर में हम क्या करते थे एक कम करते थे डेरिवेटिव में, ये उल्टी खोपड़ी का है तो एक पावर कम नहीं बढ़ा रहा है n+1, ठीक है। फिर ये कर दिया स्टेप हमने, फिर पावर आगे लेकर आते थे इनटू में लेकर आते थे, यहां पर पावर आप बाद में लेकर आ रहे हैं लेकिन इनटू में लेके नीचे लेकर आ रहे हैं, यानी बिल्कुल उल्टा उल्टी खोपड़ी का काम कर रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा इसको। जैसे आप गाड़ी आगे चलाते हैं बेटा तो आगे चलाना सही है, लेकिन आप रिवर्स में चलाते हैं तो ध्यान से देखना पड़ता है, आगे पीछे सारा थोड़ा मुश्किल पड़ता है उसके कंपेरेटिव। तो इसको ध्यान से देखना है कि एक पावर हमने क्या कर दी बढ़ा दी, और वो जो पावर है वो नीचे ले आए, प्लस सी जरूर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनडेफिनिट इंटीग्रल है ये, जैसे यहाँ पर हमने प्लस सी लिखाया था ये, तो सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे भाई। अब हमने क्या इट इज एंटी डेरिवेटिव भाई, यदि आप इसका डेरिवेटिव करके देखें तो क्या ये आ रहा है, देखो भाई इसका डेरिवेटिव करके देखो, n+1 आगे ले आए, एक्स की पावर क्या हो जाएगी कम n अपॉन में n+1, और सी का डेरिवेटिव क्या होगा 0, कैंसिल, तो एक्स की पावर n। इसलिए हमने यहाँ पर इट इज आर्बिट्री कांस्टेंट लिया। तुम्हारे माइंड में होगा सर कोई भी प्लेन आप ले तो फिक्स वैल्यू क्यों ली, आप कोई वेरिएबल ले सकते थे, कांस्टेंट क्यों लिया भाई? वेरिएबल लेते बेटा तो फिर वो एंटी डेरिवेटिव का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान से समझना आप। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास एक्स की पावर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा, आपको ये याद रखना है। और ये एंटी डेरिवेटिव कैसे हो गया, इसका डेरिवेटिव करो तो ये आएगा आंसर। तो देखो बेटा जैसे आप एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, एक पावर आगे एक्स की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस सी। जैसे एक्स की पावर 9 का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, एक्स की पावर 10 अपॉन में 10 प्लस 1। एक्स की पावर वाई का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर बेटा वाई वेरिएबल नहीं है, क्यों? कि जिस यहाँ पर dx है तो dx है तो यानी कि x ही वेरिएबल होगा और बाकी सारे कांस्टेंट माने जाएंगे। तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर y प्लस 1, y एज ए कांस्टेंट माना जाएगा अपॉन y प्लस 1 प्लस सी, यानी कि x को छोड़ के सारा कुछ कांस्टेंट माना जाएगा। यदि यहीं पर ये y होता तो आप y वेरिएबल होता, बाकी सारे क्या होते हैं कांस्टेंट। फिर हम अलग तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं जो अब पढ़ने जाएंगे थोड़ी देर में। तो ये हो गया हमारे पास पहला रूल, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी, पहला फॉर्मूला ये। फिर दूसरा रूल बेटा ax प्लस बी की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब बेटा यहां पर अंदर लीनियर होना जरूरी है भाई, लीनियर नहीं है तो अपना ये रूल लागू नहीं कर पाएंगे। बताऊंगा कैसे भाई। जैसे यहाँ पर ax प्लस बी की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, ax प्लस बी की पावर n+1 अपॉन में इसका डेरिवेटिव, ax का डेरिवेटिव क्या होगा a और b का डेरिवेटिव 0 प्लस सी। कैसे भाई? जैसे मान लिया अपने ये है बेटा 4x प्लस 5 की पावर 7 का इंटीग्रेशन करना है तो 4x प्लस 5 की पावर 8 अपॉन में 8
अपॉन में इसका डेरिवेटिव 4x का क्या होगा 4 प्लस सी। यार बेटा ये तो सिंपल हो गया। अब मान लिया कह रहा है भाई ये लीनियर ना, अब देखो ये लीनियर है, क्या इसका एंटी डेरिवेटिव करो, आप डेरिवेटिव करो भाई। 8 आगे 4x प्लस 5 की पावर 1 कम 7 इंटू मान दरवाजा डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4, 5 का डेरिवेटिव 0 और c का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो 8 से 8 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 4x प्लस 5 की पावर 7 रूल लागू हो रहा है। अब मान लिया ये अंदर लीनियर नहीं है, क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3 dx, इसका कंडीशन करना है। तो यदि आप ये रूल लगाए थे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 4 अपॉन 4 अपॉन में 2x प्लस सी भाई, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, क्या ये ठीक है? अब देखो हमने कहा इट इज ए एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव भी नाम है इसका, तो इसका डेरिवेटिव करें, क्या ये आ रहा है, चेक कर देखो। 4 आगे x डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर तो u बाई वी से डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल, और नीचे वेरिएबल है तो इसका u बाई वी से डेरिवेटिव करेंगे तो 8x का होल स्क्वायर 8x है इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव, तो ये तो नहीं आएगा। तो इसलिए हमने कहा है कि अंदर लीनियर होना जरूरी है, अंदर लीनियर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, कुछ कंडीशन लगा रखी है। ठीक है, अंदर लीनियर होना जरूरी है, लीनियर नहीं है तो आप कैसे करेंगे, वो हम क्वेश्चन पे बेस करते जाएंगे, धीरे धीरे बताता जाऊंगा आपको। अभी फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि अंदर क्या है, लीनियर होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। थर्ड हमारे पास क्या है कि भाई 1 अपॉन में ax प्लस बी डी एक्स है भाई, अपॉन में लीनियर होना जरूरी है भाई, लीनियर नहीं है तो नहीं कर पाओगे आप। तो इसका इंटीग्रेशन होता है log मॉड ऑफ ax प्लस बी, मॉड का साइन लगाओगे क्योंकि log के अंदर हमेशा क्या होती है, हमेशा वैल्यू क्या होती है, 0 से ग्रेटर होती है, अपॉन में इसका डेरिवेटिव a प्लस सी। कैसे भाई, 1/4x प्लस 5 इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा, log मॉड ऑफ 4x प्लस 5 अपॉन में इसका 4 प्लस सी, या खाली था 4x प्लस 5 लगा दिए, या अपॉन में 1/x होता, बुक में आपका अलग दे रखा है, मैं यही कर रहा हूँ। तो क्या होता, सिंपल log मॉड ऑफ x अपॉन में x का डेरिवेटिव 1 प्लस सी। ये ध्यान रखना भाई, अपॉन में लीनियर होना चाहिए, लीनियर नहीं है तो आप जैसे नहीं कर पाओगे, जैसे ऐसे होता 1/4x स्क्वायर प्लस 5 dx, तो आप ऐसे लिखते log मॉड ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 8x प्लस सी, दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये नहीं आएगा, यहां पर इसका डेरिवेटिव कर दे लो, ये आएगा। कैसे भाई, log का क्या होगा, 1 अपॉन में 4x प्लस 5 इंटू में इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4 अपॉन में 4 था, c का डेरिवेटिव 0, 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया ना। तो अपॉन में लीनियर होगा तभी होगा भाई, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही फोर्थ हमारे पास देखिए बेटा, फोर्थ है ट्रिग्नोमेट्री का एंगल, ट्रिग्नोमेट्री का एंगल साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, उल्टी खोपड़ी का, उल्टी बात चल रही है, तो कोस का इंटीग्रेशन, एंगल लीनियर होना चाहिए भाई तभी कर पाओगे आप, एंगल क्या होना चाहिए, लीनियर, एंगल क्या होना चाहिए, लीनियर। तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ax प्लस बी अपॉन में इसका डेरिवेटिव a प्लस सी। मेरी बात समझ आई भाई, साइन
का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है ना, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन। अब जैसे एंगल लीनियर क्यों होना चाहिए, मान लिया एंगल जैसे यहां पर है साइन 4x + 5 है, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा कोस का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 4x + 5 अपॉन 4 + c। अब इसके डेरिवेटिव करो भाई, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस 4x + 5 इंटू में एंगल 4 अपॉन 4, c का डेरिवेटिव 0, ये आ गया भाई। लेकिन यदि अपने हमारे पास एंगल लीनियर नहीं हो तो हम नहीं कर पाएंगे। कैसे भाई, एंगल लीनियर जैसे यदि यही होता cos x² dx, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x² अपॉन में इसका डेरिवेटिव 2x + c। यदि आप इसका डेरिवेटिव तो ये आएगा नहीं, क्योंकि u बाई वी से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये तो नहीं आएगा भाई, तो इसलिए दैट इज रॉन्ग। फिर ये कैसे होगा, यही पूरा चैप्टर है, आप कंडीशन धीरे धीरे खोलते जाएंगे। अभी तो हम ये कह रहे हैं, जो कंडीशन लगा रहे हैं वो ध्यान रखना है कि एंगल क्या होना चाहिए, केवल लीनियर होना चाहिए। तो कोस कंडीशन क्या होता है, साइन। ऐसे ही साइन का डेरिवेटिव क्या होता था, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो यहां पर साइन का इंटीग्रेशन, फिफ्थ रूल है, साइन का इंटीग्रेशन, एंगल वही लीनियर होना चाहिए भाई। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस x + b अपॉन में a + c। ऐसे ही tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है भाई, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, एंगल वही लीनियर होना चाहिए भाई, क्या, टेंजेंट ax + b अपॉन में a + c। ऐसे ही कोसेकेंट स्क्वायर का क्या होता है भाई, माइनस का कोट x + b अपॉन में a + c। ऐसे ही 8 सेकेंड ax + b और टेंजेंट ax + b का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेकेंड ax + b अपॉन में a + c। एंटी डेरिवेटिव का उल्टा, सेकेंड का डेरिवेटिव ये होता ना भाई, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ऐसे ही अगला हमारे पास नाइन देखो, कोसेकेंट का, कोसेकेंट ax + b कोट x + b का इंटीग्रेशन माइनस का क्या होगा भाई, कोसेकेंट ax + b + c। एंगल वही, हर एक में कंडीशन क्या है, लीनियर होना चाहिए भाई। एंगल लीनियर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है बेटा। तो ये सारे हमने पकड़े। अब अगला देखो बेटा, 10th रूल है क्या, कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x²। तो यहां पर भी 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x + c या माइनस का कोस इनवर्स x + c। कि कोस इनवर्स का डेरिवेटिव तो ये होता है माइनस का, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे 11th है 1/√1 + x² dx। तो क्या होता है, tan इनवर्स x + c या माइनस का कोट इनवर्स x + c। थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, यहां पर क्या है कि जैसे 1/1 + x³ 4 हो गया,
तो आप कभी ऐसे नहीं कर दोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर dx, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वेयर प्लस सी। आप ऐसा नहीं करोगे। क्यों भाई? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये नहीं होता। इसका डेरिवेटिव करोगे क्या होगा 1/1 प्लस एक्स 4 इंटू में 2x, तो ये होता है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। और उनको जी आप यहाँ पर 2x लिख देते, अरे भैया तो u/v से डेरिवेटिव होता। तो यानी मतलब स्क्वायर का मतलब स्क्वायर ही पावर होनी चाहिए, आप जबरदस्ती स्क्वायर नहीं बनाओगे, जो है वही रहना चाहिए। ऐसे अगला हमारे पास ध्यान में बेटा, ये जो कंडीशन बता रहा हूँ और ये याद होनी चाहिए आपको, जब इंटीग्रेशन इजी होंगे। पहले 1/x रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx है, तो क्या होगा इसका होगा सेकेंड इनवर्स x प्लस सी, या माइनस का कोसेकेंट इनवर्स x प्लस सी। ये हो गया, ये 12 फॉर्मूले हो गए हमारे पास। ऐसे अगला 13 फॉर्मूला बेटा, क्या 13 है हमारे पास कि भाई e की पावर mx, e की पावर mx वो भी लीनियर होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? लीनियर। क्या होना चाहिए पावर में? लीनियर। क्यों? क्योंकि एंटी डेरिवेटिव लेके चल पड़ रहे हैं अपन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो e की पावर mx का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर mx अपॉन में पावर का डेरिवेटिव m इंटू पावर डेरिवेटिव प्लस सी, ये होता है डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन में क्या होगा? e की पावर mx अपॉन में m प्लस सी, पावर डेरिवेटिव डिवाइड में आएगा। इसमें तो इंटू में था, इसमें डिवाइड में। e की पावर x है ना, एज ए टीचर का काम करता है। टीचर का काम कैसे भाई? जैसे हमारे पास e की पावर x है डेरिवेटिव, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x, और इंटीग्रेशन करोगे e की पावर x का, तो क्या आएगा? e की पावर x इंटू पावर डेरिवेटिव 1 प्लस सी, यानी कि डेरिवेटिव भी यही आया, इंटीग्रेशन भी यही आया। तो टीचर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आप उसकी चाहे आप बड़ाई मारो चाहे तारीफ करो। भाई डेरिवेटिव क्या होता? कम करना, और एक्स क्या होता? सम करना। तो आप उसकी तारीफ करो या आप कमी निकालो उसकी, कोई फर्क नहीं पड़ता टीचर को। तो वैसे ही हमारे पास इसमें है e की पावर mx अपॉन में m प्लस सी। ऐसे ही 14 है बेटा, a की पावर mx dx है, तो इसका क्या होगा? a की पावर mx है, तो a की पावर mx अपॉन में log a इन अपॉन में इसका डेरिवेटिव m प्लस सी। यदि अपने को इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा। क्यों? जैसे हमें पता है कि पावर mx का डेरिवेटिव क्या होता है? a की पावर mx का डेरिवेटिव होता है a की पावर mx इंटू पावर डेरिवेटिव m इंटू log a। अब ये वैल्यू रखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हो गया 14। 15 था हमारे पास, क्या भी कोई भी कांस्टेंट है इंटू फंक्शन dx है, कांस्टेंट m ले लेता हूं मैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, दोनों वेरिएबल नहीं भाई, कांस्टेंट और वेरिएबल है। तो आप कांस्टेंट बाहर रख लेंगे, वेरिएबल का इंटीग्रेशन कर लेंगे, जो भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करना है, तो 5 हम बाहर रख लेंगे, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्या आएगा? 5 एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन करो भाई x 3/3 प्लस सी, ये आ जाएगा। नेक्स्ट 16 हमारे पास, पंद्रह अगस्त से टैप। ये आप बेटा कॉपी के जब फेयर कॉपी बनाओ, आप स्टार्ट में ही 8-10 पेज खाली छोड़ दो, क्योंकि ये सारे रूल उन पेज में आते जाएंगे।
ठीक है, कम से कम इस इंटीग्रेशन में 70-80 रूल है, वो सारे रूल हम स्टार्ट के पेज में लिख देंगे ताकि हमारे पास रिवीजन टाइम में वे रूल पढ़ देंगे तो हमें इजी रहेगा। तो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो अब हमारे पास अभी 15 रूल हुए हैं, 70-80 रूल है इस चैप्टर में पूरे, 100 भी हो सकते हैं। तो मैं आपको अलग अलग ट्रिक के हर एक रूल बताऊँगा, तो ध्यान रखना आपने को। 16 ट्रिक है भाई हमारे पास, क्या कोई भी खाली कोस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन करना है। तो कोस्टेंट तो बाहर लेते हैं आप, अंदर क्या रह गया 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 किसका डेरिवेटिव होता है, आप किसका डेरिवेटिव करके 1 आए, x का डेरिवेटिव करे तो 1 आता है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, यानी कि आ जाएगा mx प्लस, यदि खाली dx है ऐसे तो 1 x आ जाएगा इसका x प्लस सी। यदि खाली dy होता तो ये आता y प्लस सी। ठीक है, जैसे हमारे पास अब जैसे अब यहां पर आ जाए x dy प्लस सी, x dy का करो इंटीग्रेशन, तो यहां पर बेटा y वेरिएबल होगा, x कांस्टेंट होगा, तो x तो बाहर ले लेंगे, 1 dy इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x y प्लस सी, यह आंसर आएगा। x एज ए कांस्टेंट काम करेगा। 17 है, क्या है हमारे पास कि कोई भी दो फंक्शन ऐड या प्लस माइनस करें आप, फंक्शन f1 x प्लस f2 x f3 x प्लस माइनस में है, प्लस भी होते हैं या माइनस भी होते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करें तो आप इसका अलग कर लेंगे f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस dx प्लस माइनस f3x dx, और इनका जो भी आंसर आएगा हर एक का उसके आप आखिरी में एक बार सी लिखेंगे, ये नहीं इसका सी अलग लिखोगे, इसका सी अलग, इसका सी अलग, एक ही बार लिखोगे। मान लिया इसका आंसर आ जाता है, यह आता है कैपिटल f1x, दूसरे का कैपिटल f2x, तीसरे का कैपिटल f3x प्लस सी, एक ही बार लिखोगे, ये नहीं कि आप इसका अलग सी लिखोगे, इसका अलग सी, इसका अलग सी, ऐसा नहीं, एक ही बार सी लिखोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने रूल हैं, 17 रूल है, एक बार इनको राइट डाउन कर लो आप, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, कल हम इससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इस तरह फॉर्मूले बेटा आपको इनको डिस्कस करना जरूरी, ठीक है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।